नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी गतिविधियों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्री SPS बुंदेला जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उसकी गतिविधियां, तो हम आपको बताते हैं कि खास तौर से आज हम बात करेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और किस तरह की गतिविधियां की जाती हैं जो आम आदमी से जुड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर, और जुडिशियल मामलों में जो भी समस्याएं हैं, प्री लिटिगेशन है, उसके अलावा भी जो इस तरह के केसेस हैं बंदियों से संबंधित है। आज हम खास तौर से इसी पे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। हमारे संविधान की ये मूल भावना है जी कि किसी भी व्यक्ति को जी किसी निरुक्ता के कारण न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। जी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों का गठन किया गया है। जी राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जी जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जी और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति है। जी इन सभी प्राधिकरणों का मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य है कि न्याय सभी को प्राप्त होना चाहिए। जी किसी भी व्यक्ति को किसी निरुक्ता के कारण, निरुक्ता आर्थिक निरुक्ता हो सकती है, शारीरिक निरुक्ता हो सकती है, सामाजिक निरुक्ता हो सकती है, बिल्कुल किसी भी निरुक्ता के आधार पर उसको न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन प्राधिकरणों की स्थापना की गई है और मूल उद्देश्य एक ही है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है जी, उनके साथ प्राधिकरण हमेशा रहता है। और प्रजातंत्र में जो कहा जाता है कि कॉमन पीपल, जी ये देखा जाए तो पूरा सिस्टम कॉमन पीपल के लिए है। और कॉमन पीपल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हैं, इनकी बाकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है और आज भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपने अधिकारों के लिए उनको भटकना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि कानूनी कार्रवाई में हम उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएं, वो तो है ही। उसके साथ हमको ऐसा भी लगता है कि कभी उनकी कहीं कोई राइट्स हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनके जो है विधिक अधिकार हैं, इनका कहीं कोई वायलेशन हो रहा है तो उनके मामलों में भी, ऐसे मामलों में भी प्राधिकरण एक कदम आगे आता है और उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करता है। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि जिनकी आवाज़ वो खुद नहीं उठा पा रहे हैं या वो कहीं नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी आवाज़ उठाता है, सुनता है और उनके लिए न्याय करने की कोशिश करता है, न्याय करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उद्देश्य है इसका। सर, जैसा कि आपने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण उस व्यक्ति की आवाज़ है जो स्वयं आगे बढ़कर नहीं उठा पाता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या दूसरी जगहों पर। तो सर, एक शब्द सुनने में आता है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। जी, ये क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण का? देखिए, हमारी एक योजना है जी, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड, जी निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता। जी हम ऐसे लोगों को, जो हमारे यहाँ एक धारा 12 है उसके अंतर्गत प्रावधान बतलाए गए हैं कौन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं। जी, हम उन लोगों को जो है निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराते थे। अभी तक हमारे पास पैनल अधिवक्ताओं की सूची होती थी। जी उन पैनल अधिवक्ताओं की सूची के आधार पर हम क्रमानुसार, जब हमारे पास कोई वंचित, कोई पात्र व्यक्ति आता था तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते थे। जी पैनल अधिवक्ताओं के साथ ये होता था कि वो अपने निजी प्रैक्टिस के साथ साथ हमारे पैनल अधिवक्ता के रूप में काम करते थे। जी अब भोपाल जिले का चयन कुछ चुनिंदा उन जिलों में हुआ है जहां पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल चालू किया गया है। जी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अंतर्गत हमारे पास पूर्णकालिक
अधिवक्ता हैं, जी एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, जी 3 डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं और 8 जो है हमारे पास सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं। जी इनको पेमेंट बेसिस पर हमारे द्वारा रखा गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास काफ़ी अनुभव है। जो हमारे जी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं, 10 वर्ष का उनका व्यवसाय का अनुभव है जी और इनका मुख्य जो कार्य है जी वो कार्य यह है कि प्री अरेस्ट से लेके, मतलब गिरफ्तारी के पूर्व से लेकर मामले के अंतिम निराकरण तक, ये डिफेंस काउंसिल के रूप में जी ऐसे लोग जो किसी मामले में अभियुक्त के रूप में विचारण हो रहा है या सस्पेक्ट के रूप में जिनको किसी आपराधिक मामले में वांछित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल किया गया है। और जब एक इतनी अच्छी टीम है कि इस टीम के द्वारा जो है पूरी फाइल का अध्ययन किया जाता है, जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का अवलोकन किया जाता है, मुझे देखा जाता है कि हम किस तरह से इस गरीब व्यक्ति को किस तरह से न्याय न्याय दिलाएं। दिला सकते हैं। हमारा टोटल उद्देश्य है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये लगे कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, मुझको अच्छा वकील नहीं कर सकता, तो मेरी अच्छी पैरवी नहीं हो पा रही है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल का यही उद्देश्य है कि कल जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से किसी आपराधिक मामले में उसका नाम आ गया है या अपराधी के रूप में जो है विचारण का सामना चल रहा है, तो उसके मन में ये भावना नहीं होना चाहिए कि देखिए फला व्यक्ति को इतना अच्छा एडवोकेट कर लिया था उसने, उसके पास आर्थिक संसाधन थे, मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, इसलिए मैं कोई अपने बचाव के लिए अच्छा जो अधिवक्ता नहीं कर पाया। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऐसे लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे लोगों को ये सुविधा प्रदान करते हैं कि इनके पास कोई नहीं है इनका अपना जो है, उनको हर तरह की क्वालिटी डिफेंस लॉयर जो है हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं जो है। जी, ये बहुत बड़ा काम है और एक व्यक्ति को न्याय मिले उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम बड़ा है, सा काम। बहुत अच्छी योजना है। सर, अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि ट्रैफिक ई चालान के संबंध में भी जो प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो कुछ कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह का कार्य कर रहे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में? भोपाल में मैंने देखा जी कि आपने भी देखा होगा कि हम जब शहर के जो बड़े बड़े चौराहे हैं जी वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। जी उनको लगाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है कि कुछ इस तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन संबंधी कुछ अपराध होते हैं जी जो साधारण रूप से जो है वाहन चालकों के द्वारा कर दिए जाते हैं। जी हेलमेट आपने नहीं लगाया है, सीट बेल्ट नहीं बांधा है आपने, जेब्रा लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो ये इस तरह के जो अपराध हैं इनके लिए एक मॉनिटरिंग होती है और उस सिस्टम के द्वारा कुछ आपके फुटेज लिए जाते हैं और एक चालान जो है ये चालान डेवलप कर दिया जाता है। जी भोपाल में लगातार इनकी संख्या, ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक वर्ष पूर्व नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हमारे द्वारा ऐसे प्रकरणों के आपसी सहमति के आधार पर निराकरण के प्रयास किए गए जी और इन मामलों को प्री लिटिगेशन प्रकरण के रूप में हमारे द्वारा लिया गया जी और जब हमने लोगों को नोटिस प्रेषित किए जी तो पहली लोक अदालत में काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। फिर हमारे मन में एक बात आई कि छोटे छोटे मामले हैं, लोगों को फाइन के लिए, जुर्माना अदा करने के लिए 2-2 4-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है। जी तो जो नेशनल लोक अदालत में जब हम नोटिस प्रेषित करते हैं प्री लिटिगेशन प्रकरण का, तो हमारे द्वारा ये सुविधा प्रदान की जा रही है उसमें कि QR कोड और एक लिंक, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो उसको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरे से गलती हुई थी जी और मैं ये जो इसका जुर्माना है मैं जमा करना चाहता हूँ स्वेच्छापूर्वक, तो उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने QR कोड से और संबंधित लिंक पर जो है एक निर्धारित राशि का भुगतान कर सकता है। तो इससे 2 फायदे हुए हैं। जी एक तो लोगों को ये पता चल रहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुछ जुर्माना है, जुर्माना है, बिल्कुल। और या ये भी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अंडर सर्विलेंस है, हम सर्विलेंस, है ना, बिल्कुल। सर्विलेंस है। तो ये एक अच्छी भावना है
हमारे आपके सबके अंदर होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक नियम क्या है, हमको उनका पालन करना है। और बिल्कुल। पालन करने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्री लिटिगेशन प्रकरण के रूप में हम जब उनको नेशनल लोक अदालत में लेते हैं, आपके पास जब नोटिस आता है और आपको लगता है कि नहीं आपका वाहन है और बाकी ऐसा हुआ है, तो साधारण से जुर्माना है, आप चाहें तो उस QR कोड के माध्यम से या लिंक के माध्यम से आप अदा कर सकते हैं। और अच्छी बात मैंने देखा पिछली लोक अदालत में एक मामला हमारे सामने आया कि कई इस तरह के जब हम प्रयोग करते हैं तो कई नई चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक पक्षकार हमारे पास आया, उन्होंने ये बताया कि साहब देखिए गाड़ी का नंबर प्लेट मेरी है लेकिन ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो ऐसे मामले भी ऐसे सामने आते हैं कि आपकी नंबर प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा है आपके नंबर का। बिल्कुल। तो अच्छी बात है, जब हम चीज़ों को नई चीज़ें शुरुआत करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमको पता चलती हैं उससे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि चर्चा हम जारी रखेंगे विषय पर अभी हम आपको गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें, इसके बाद हम वापस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम आपको जानकारी देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अनामिका अहिरवार की है। आयु 25 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन, साड़ी ब्लाउज पहने हैं और ये शाहपुरा भोपाल से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आकांक्षा उर्फ सोना की है। कद 5 फीट 2 इंच, आयु 16 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन, सलवार सूट पहने हैं और ये शाहपुरा भोपाल से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मुस्कान परवीन की है। आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा, इकहरा बदन, नूतन कॉलेज की यूनिफॉर्म में है और बरखेड़ा पठानी गोविंदपुरा से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रक्षा चाकरे, आयु 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन, जीन्स टी शर्ट पहने हैं और हबीबगंज भोपाल से लापता है। इन सभी के बारे में यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो इस पते पर संपर्क कर सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध जिला भोपाल, टेलीफोन नंबर 0755244312, टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 0755244312। आइए चर्चा पे हम वापस आते हैं। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी गतिविधियों पर, तो चर्चा पे हम वापस आते हैं विषय पर। थैंक यू सर, जैसा हम बात कर रहे थे तो बहुत अच्छी आपने जो ट्रैफिक ई चालन के बारे में जानकारी दी। इसी से संबंधित एक और अभी सुनने में आ रहा है कि जो स्कूल बैग हैं उसको लेकर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोई कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी कुछ समस्या इनको लेकर आई थी, तो क्या कोई इस तरह की योजना है स्कूल बैग को लेकर? अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जी स्कूल बैग पॉलिसी जी जारी की गई है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जी कि आए दिन हम देखते थे कि समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं जी कि ये स्कूल बैग का वजन ज़्यादा होने से बच्चों को कई प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके बारे में जब ये समाचार पत्रों में जो खबर प्रकाशित हुई उसके संबंध में हमारे द्वारा सक्षम प्राधिकारियों से पत्राचार किया गया जी और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2012 में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक WP में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उस समय अभी जो शिक्षा मंत्रालय है डायरेक्शन दिए थे कि स्कूल बैग पॉलिसी का निर्माण किया जाए जी और केंद्र सरकार के द्वारा पॉलिसी का निर्माण किया गया था। सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि इसका कड़ाई पूर्वक पालन सुनिश्चित करें। जी किन्हीं कारणों से हमारा नहीं हो पाया जी और बहुत अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक स्कूल बैग पॉलिसी का निर्माण किया गया है और मैं समझता हूँ स्कूल बैग पॉलिसी आने के बाद जी हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके कंधों का जो बोझ है वो कुछ हद तक कम होगा जी और उन्हें बहुत सी परेशानियों से जो है छुटकारा मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि यदि संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि उसमें खास तौर से क्या कुछ प्रावधान है, कुछ वजन के बारे में बता सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि जैसे इसमें बताया कि विद्यार्थियों के लिए कक्षावार पुस्तकों का वजन निर्धारित किया उन्होंने। जी उन्होंने कहा यदि पहली कक्षा है तो बस्ते का वजन 1.6
1.6 kg टू 2.2 kg, है ना, जी, इतना रहेगा। बिल्कुल। कक्षा 2 है तो 1.6 टू 2.2 kg, मतलब 2 किलो 2.2 kg से ज़्यादा नहीं होगा। जी तीसरी है तो 1.7 टू 2.5, कक्षा चौथी के लिए भी 1.7 टू 2.5, पाँचवीं के लिए भी सेम है 1.7 टू 2.5, जी छठवीं के लिए उन्होंने बताया 2 टू 3, 2 से 3 किलो के 3 बीच किलो। में होगा। सातवीं के लिए भी 2 से 3 किलो के बीच में होगा। आठवीं के लिए बताया 2.5 टू 4 kg, जी नौवीं के लिए बताया 2.5 टू 4.5 kg, 10वीं के लिए बताया 2.5 टू 4.5, 11वीं के लिए उन्होंने कहा, 11वीं 12वीं के लिए उन्होंने कहा कि बस्ती का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा। तो देखिए मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि हम देखते हैं जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ लॉकर्स होते हैं, बिल्कुल बच्चों के पास लॉकर्स होते हैं, उनके अभिभावक हैं उतना पे कर रहे हैं तो उनके ठीक बच्चों, बात है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे किस छोटे जो हमारे बच्चे शासकीय विद्यालयों में ही पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी जो है ऐसा उनको एहसास नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ सुविधाओं का अभाव है। बिल्कुल ठीक उनको बात भी ये सब चीज़ें होना चाहिए जो है। यदि बस्ती का वजन वाकई भारी है तो उसके संबंध में जो है ये जो पॉलिसी है जी इसका कठोरतापूर्वक पालन होना चाहिए। और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी का कड़ाई पूर्वक कोई क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमको बताएं आप, हम सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में ये बात लाएंगे और हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि इसका कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे कई बार उतना वजन नहीं उठा पाते हैं किताबों का। मैंने पहले कहा ना आपसे जी कि प्राधिकरण का सिर्फ एक उद्देश्य होता है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, है, उनकी बच्चों की भी आवाज अपनी कोई आवाज सुनना। नहीं है, हमारा भविष्य है जी, बिल्कुल। तो हमको सोचना होगा इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि सरकारी स्कूल, तो ये जो योजना है ये सरकारी और प्राइवेट सभी दोनों पर सभी है। के लिए मैम, सभी के लिए, सभी के लिए है ना। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो स्कूल बैग से संबंधित नई योजना बनाई गई है, अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जो एक योजना बनाई है उसमें यदि किसी भी बच्चे के साथ अगर स्कूल द्वारा ये किया जाता है कि वो ज़्यादा वजन जो इसमें दिया गया है, जैसा अभी एक्सपर्ट ने बताया था, उससे ज़्यादा वो लाने को कहते हैं या उससे ज़्यादा वजन बच्चों को बस्ते के रूप में लाने के लिए लाने के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं और उस बच्चे को राहत दिला सकते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की यदि हम बात करें तो उसकी कौन कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं जो उनके द्वारा किए जाते हैं? मैं मुख्य रूप से मैं कुछ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कुछ योजनाएं हैं जो प्रमुख योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी। हमारी एक योजना है आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना। जो लोग आपदा होती है समय समय पर, बाढ़ है, भूकंप है, इस तरह की जो आपदाएं होती हैं, इनका यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो इसके लिए हमारे पास जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक योजना है। जी। एक हमारी तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण, जो बच्चे होते हैं हम देखते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत बड़ा अपराध है आज की डेट में। बिल्कुल। और लोगों को समझ में नहीं आता मैम, कई बार ये लगता है कि ये हम देखते हैं कि किसी के माता पिता जाते हैं थाने में, बच्ची गुम है, गुमशुदा की एक रिपोर्ट लिख दी जाती है, लेकिन उस मामले में जब छानबीन अच्छे से होती है पता चलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसके शिकार कौन है, इसके शिकार भी कैसे लोग हैं? इसके शिकार वो लोग हैं, गरीब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे जिसको लालच में आ जाते हैं, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, पढ़ने के लिए आ जाते हैं, किसी को काम का लालच देते हैं। और ये लोग जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग हैं, ये संगठित अपराध के जो सरगना हैं, ये ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनकी मैंने फिर वही कहा, इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल, इनके बारे में कोई खड़ा एक बार बात वही आती है, बात वही आती है मैम, जो जिसकी आवाज़ नहीं है उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण। तो ऐसे लोग जो है ना, इनके माँ बाप जो है बरसों से परेशान है, इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है लेकिन आज तक पता नहीं चल रहा है, तो इसकी एक योजना है। जी। फिर आपने देखो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं जी, उनके लिए भी हमारे पास एक योजना है। जी जी, मैंने कहा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, बच्चों के लिए जो योजना, जो स्कूल बैग पॉलिसी के संबंध में जो हमारे द्वारा सार्थक प्रयास किए गए थे, वो इसी योजना के अंतर्गत किए गए थे। जी, बहुत बढ़िया कोशिश थी और सफल हुई वो। जी जी। फिर मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों के लिए, देखिए मैम, मेरा कहना ये है कि आप देखते हैं, एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया, जी, व्हाट्सएप मैसेज था कि किसी सज्जन ने फॉरवर्ड किया होगा
होते होते हमारे पास आ गया। जी एक 20-21 साल की एक युवती मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, वो जी किसी कॉलोनी में घूम रही थी। जी तो ये संवेदनशीलता हमारे पास होना चाहिए बिल्कुल कि ठीक ऐसे बात लोग जो हैं, फिर वही बात आई ना, इनकी कोई अपनी है, आवाज़ इनकी कोई नहीं है ना। आवाज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि यदि ऐसे लोग हैं कहीं, तो आप हमको बताएं। इनका उचित माध्यम है, इनको हम ग्वालियर भेजा सकते हैं। इनकी एक प्रक्रिया है कि किस तरह से रिसेप्शन ऑर्डर बनवाने के बाद न्यायालय से इनको उपचार के लिए हम रख सकते हैं, एक सुरक्षित स्थान पर इनको रख सकते हैं। तो ये एक योजना है। इसमें कभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं, विक्षिप्त व्यक्ति हैं, घूम रहे हैं, रोडों पर है, सड़क के किनारे डले हैं, तो आप थोड़ा सा इतना जरूर प्रयास करें कि ऐसा मुंह करके ना निकले। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कम से कम सूचना दें कि साहब यहाँ व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, इसकी मदद करें। तो कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास होंगे उसके लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, और ये सभी समाज का दायित्व है, हमारा सबका दायित्व सबको है। आगे बढ़ के आना होगा इन लोगों की मदद के लिए, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। सर आपने बताया कि ऐसे लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें, तो यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वो कहाँ पर करे, कहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण? किसी भी, जहाँ आप जिस जिले में हैं जी, उस जिले के जिला विधिक सेवा, हमेशा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आप ये माने कि संबंधित जिला न्यायालय में ही उनका कार्यालय होता है जी। और यदि जिला न्यायालय या तहसील में जो न्यायालय होते हैं, आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति के बारे में कोई व्यक्ति आपको जानकारी दे सकता है। क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक जिला न्यायाधीश स्तर के जो अधिकारी होते हैं उच्च न्यायिक सेवा के, वो सचिव के रूप में होते हैं, और तहसील विधिक सेवा समिति में हमारे एक जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी जो हैं वो तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे, इतना तो आपको पता होगा ही कि तहसील है तो तहसील प्लेस में तहसील न्यायालय कहाँ पर है, सिविल न्यायालय कहाँ पर है, जिला स्तर पर है तो जिला न्यायालय कहाँ पर है। तो वहाँ आकर आप बता सकते हैं कि भाई, या उसमें आपको संबंधित जो है जिला न्यायालय का टोल फ्री नंबर मिल सकता है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, उस पर आप बता सकते हैं जो है ना। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि कहीं भी जहाँ जिला न्यायालय है वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय होता ही है। और यदि कोई सूचना देनी है दर्शकों, जैसा कि बताया, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। सर संक्षेप में जानना चाहेंगे कि प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल संबंधी योजना क्या है? समय का अभाव है तो हम जानना चाहेंगे। प्री अरेस्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गिरफ्तारी के पूर्व। जी, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जो है गिरफ्तारी की पूर्व औपचारिकताएं होती हैं। हमने देखा है कि जो व्यक्ति कभी कोर्ट कचहरी नहीं गया है और साधारण रूप से एक जो है लॉ वाइंडिंग पर्सन को जब किसी थाने से फोन आता है कि देखिए आपका फला फला क्राइम नंबर में आपका वांटेड है, हमको पूछताछ करना है, तो वो व्यक्ति, उसका बीपी जो है ना ऊपर नीचे होने लगता है। बिल्कुल सही तो जो हमारा इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास होता है कि प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई व्यक्ति, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है या कुछ किया भी है, तो हम उसको ये मदद देते हैं कि एटलीस्ट हमारे एक पैनल एडवोकेट वहाँ बताएंगे, देखिए ऐसा है, या हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल ये बता सकते हैं कि देखिए डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जो है क्राइम आप पर रजिस्टर्ड हुआ है या होने वाला है और इसकी जो है विधिक उपचार ये है। तो उस स्टेज से गिरफ्तारी पूर्व से हम लोगों की जो है विधिक सहायता के रूप में मदद करते हैं। तो उनको एक जो है प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम बता सकते हैं, हमारे पास जो लीगल एक्सपर्ट हैं बता सकते हैं कि अब देखिए कई बार में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों के पास जो है कई अपराध ऐसे होते हैं कि परिस्थितियां बस हो जाती है, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। अब हो गया है तो क्या आपके पास विधिक उपचार क्या है? जी सर, हमारा पैनल एडवोकेट या हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल आपको ये बताएंगे। जी सर, समय का अभाव है, हमको यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत नई योजनाएं और बहुत अच्छी जानकारियां दी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जो खुद बोल नहीं पाता है और जो खुद जिसके पास साधन नहीं है, हर व्यक्ति को न्याय मिले, यही इसका उद्देश्य है। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक ले आगे दीजिए, नमस्कार। ठीक है।